आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है और आपके पास अभी जितना टाइम बचा हुआ है आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं इतनी लंबी वीडियो क्यों देखूं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही ये प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो का एक एक सेकंड जो है वो आपकी प्रिपरेशन का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और जब ये वीडियो आप खत्म करेंगे उसके बाद आपको डेफिनेटली अंदर से ऐसा फील होने वाला है कि मेरा एक भी सेकंड इस वीडियो के देखने के बाद वेस्ट नहीं हुआ है। माई सेल्फ आशीष मुखारिया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई क्लियर्ड जेईई मेंस एंड एडवांस्ड in 2023. I got 180 plus in JEE Mains and I also done my schooling from जवाहर नवोदय विद्यालय सागर एमपी, जो कि अपने आप में सागर एमपी का नंबर 1 स्कूल है जिसमें खुद एंटर होने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी मैंने क्लियर किया था। सो विद दिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें जो है वो जेईई मेंस के पेपर में इन डेप्थ एनालिसिस के बाद आपको बता रहा हूँ। जब मैंने जेईई की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पे मैंने सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व किए फ्रॉम 2020, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है वो मैंने सॉल्व किए थे। और जो पीवाईक्यूज का जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि अगले 4 महीने में आप डेफिनेटली फॉलो कर पाएंगे। और यदि आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली एक अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। मैंने खुद यार अगस्त में कोचिंग को लीव किया था, एलन को, एंड इसके बाद यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करना मैंने स्टार्ट किया था। मेरी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन क्लास 12 से थी। आपकी भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो करोगे, थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी भी होगी। यदि आप वहीं से स्टार्ट करते हो तो आप सेल्फ स्टडी से भी या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जहां से भी है या फिर मैं बोलूं यूट्यूब से 180 प्लस ला सकते हैं। ये जो 4 महीने आपके पास बचे हैं इस टाइम में। इस वीडियो को यार आपको बस स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेना है। यदि आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख लेना, लेकिन स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपका चाहे जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, जेईई एडवांस्ड हो, एग्जाम के लास्ट दिन तक आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले फिजिक्स की स्ट्रेटेजी पर बात करूंगा एंड उसके बाद केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी पर बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करूंगा, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। एंड इसके बाद वीडियो के एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथ्स की बात कर रहे होंगे और मैथ्स में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप इस लिमिटेड टाइम में काफी अच्छा स्कोर जो है वो मैथ्स में कर लोगे। तो वो मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बीइंग अ 90 मार्क्स स्कोरर इन फिजिक्स, आई कैन से दिस थिंग कि फिजिक्स में जो आपका जो सेक्शन ए होता है जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, उनमें से जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके सिंपल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। और जो सेक्शन बी है जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके भी 50% क्वेश्चन, मतलब जो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 ही करने होते हैं आपको, वो भी आपके फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। और यदि आप जेईई मेंस में 20 क्वेश्चंस बना लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में तो आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे एंड इस पर आपका मोस्ट प्रोबेबली 99 परसेंटाइल फिजिक्स में बन जाएगा। और बाकी के यहाँ के जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब जो 10 क्वेश्चन है आपको, क्योंकि यहाँ के 5 तो आपको छोड़ने हैं, तो जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके थोड़े कॉन्सेप्चुअल और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। लेकिन आपको एक्चुअली में उन 5 से 10 क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है। आपको केवल ये जो 15 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 20 जो क्वेश्चन है उन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और आपको इस चीज पर विश्वास करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, क्योंकि मैंने खुद जेईई मेंस के सारे जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व किए थे। एंड साथ ही में यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो स्क्रीन पर आपको कुछ पीवाईक्यूज दिख रहे होंगे फिजिक्स में, आप पॉज करके इनको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि ये कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं और ये रियलाइज होगा कि हाँ फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया फॉर्मूले बेस्ड है लेकिन तब भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप जो फॉर्मूले जो तैयार करते हो वो गलत तरीके से तैयार करते हो। आप केवल फॉर्मूले रटने पर फोकस कर रहे हो, फॉर्मूले को रटो मत। एक्चुअली में फॉर्मूले कैसे तैयार करने हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एंड इसके बाद फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स आपको नेक्स्ट 4 मंथ में करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखो, आपको फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले तो जो भी फॉर्मूला है ना उसकी टर्म्स पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला है उसमें जितने भी टर्म्स आई हैं उनकी इन डेप्थ मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। जैसे आपके सामने कोई भी फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूला में जितनी भी टर्म्स आती हैं वो जो टर्म्स हैं उनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है। कोई भी टर्म जो उसमें यूज हुई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है।
और बस फॉर्मूले पे आपका पूरा जो है वो फोकस होना चाहिए, फॉर्मूला के टर्म्स पर आपका जो है पूरा फोकस होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एससी बाय लैम्डा माइनस फाई। ये पढ़ा होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को केवल रट लेंगे, उनको टर्म्स की मीनिंग ही पता नहीं होगी, और टर्म्स की जब तक मीनिंग पता नहीं है आप पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें जितनी भी टर्म्स यूज हुई है, चाहे ये हो ये हो ये हो, और जो इंडिविजुअल टर्म्स है जैसे लैम्डा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता भी होगा ये कि जैसे कोई भी एक मेटल सरफेस होता है, इससे जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जब आपके फोटॉन्स जो है इस मेटल सरफेस से टकराते हैं, तब ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे एससी बाय लैम्डा माइनस फाई होती है। जहां पे ये जो टर्म है ये आपकी फोटॉन्स की एनर्जी है, और ये जो फाई है ये मेटल का वर्क फंक्शन है। तो ये जो टर्म्स है ना ये क्लियर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आप बना पाओगे। जेईई मेंस के पेपर में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं और एग्जांपल लूं, जैसे स्फीयर होता है, तो स्फीयर में यदि देखा जाए तो जो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, यदि इसकी जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो रो है, डेंसिटी, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी हो जाती है रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे इसको रट लेंगे, लेकिन आपकी टर्म्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे यहां पर जो एक्स है ये आपकी सेंटर से डिस्टेंस है। अब बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे कि ये सरफेस से लेंगे, नहीं, यदि आपको आउटसाइड निकालना है तो आप कहीं ना कहीं सेंटर से ये एक्स लेते हैं, ठीक है ना। ये जो रो है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको चार्ज समझ लेंगे, नहीं, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आपको चीजें जो टर्म्स है ना वो इन डेप्थ क्लियर होना चाहिए। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से आप देखते हो, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, वो होती है आपकी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इसको विजुलाइज करना चाहिए। ये जो रिंग है, ये रिंग जैसे ऐसे इलास्टिक एक सर्किल है, और सर्किल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जो है वहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये आपकी चीज क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो रट लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी किसी भी एक क्यू चार्ज की वजह से वो आपकी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होती है, लेकिन उनको मीनिंग पता नहीं होगी कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अरे भाई, इसको यदि तुम अच्छे से ना इन डेप्थ एनालाइज करोगे तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी यदि चार्ज क्यू है, कोई भी यदि चार्ज क्यू है, और यदि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है चारों तरफ, अब यदि तुम्हें एक्स डिस्टेंस दूर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो वो आपकी होगी के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी ना इन डेप्थ मीनिंग जब आपको पता होंगी, वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा देंगे आप पर वो क्वेश्चन बन जाएगा। इतना सा बस आपको फिजिक्स में काम करना है और नहीं। मतलब जब भी आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसमें बस आप फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला की टर्म्स पर फोकस करो कि कौन कौन सी टर्म्स यूज हुई हैं और उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ए जो है वो प्लेट्स का एरिया है, जो डी है वो बीच की सेपरेशन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है अपने थोड़े से फॉर्मूले जो है वो तैयार करने की कोशिश करो, इन डेप्थ थोड़ी सी टर्म्स को समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स आप 4 महीने में बिल्कुल कर सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, क्यों नहीं कर सकते आप इतना सा काम? चाहे आप वन शॉट देखते हो या फिर आप फुल एक्सेस देखते हो, मोस्टली आपके फॉर्मूले ही होते हैं फिजिक्स में, आपको खुद पता है। चाहे आप कुछ भी उठा लो, थ्योरी आपको बहुत ही कम मिलेगी। ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें फॉर्मूले यूज होते हैं, और फॉर्मूले की बस ऐसे टर्म्स आप याद करते जाओ, क्यों नहीं बनेगा आप पर फिजिक्स में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया मेरे पास 4 महीने हैं, क्या पूरा जो सिलेबस है उसके जो फॉर्मूले वो याद कर सकते हो तुम? तो मैं फिर आपको थोड़ा सा सिलेबस जो है उसको एनालाइज करके बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो करना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा फिजिक्स का जेईई मेंस का सिलेबस है। क्लास 11th में आपके ये चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स से लेके एसएचएम प्लस वेव्स तक, और क्लास 12th जो है उसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके कैपेसिटर से लेके मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर जो है, ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। यदि इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है फिजिक्स के, उनकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो क्लास 12th है वो आपकी ज्यादा स्कोरिंग है। क्लास 12th जो है वो 11th के कंपैरिजन में फिजिक्स में ज्यादा स्कोरिंग होती है। सबसे पहले क्लास 11th की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वर्क पावर एनर्जी है ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये आपको करना है। और इसके बाद जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि क्लास 11th का सबसे ज्यादा जो इजी सेक्शन है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। पूरा जो हीट एंड थर्मो है आपका, लाइक थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, आपका हीट ट्रांसफर हो गया, केटीजी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, थर्मो आपकी केमिस्ट्री में भी कॉमन है। तो ये आपको करना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि ये इजी सेक्शन है पूरी क्लास 11th में यदि देख लिया जाए।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ रोटेशन जो है इसको आप छोड़ देना। काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कर लेना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये जो चीज है ये आप कर लेना। बाकी ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपके, आप ऐसा मान सकते हो कि ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। एसएचएम बेस वगैरह जो है ये आपको आने चाहिए। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ कि उनको आप काफी अच्छे से मास्टर कर सको। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आ रहे होंगे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है टोटल 49 क्वेश्चंस जो है वो जेईई मेंस 2024 में पूछे गए थे 20 शिफ्ट के अंदर। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ के मोस्ट प्रोबेबली आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज 2 तो आपके कंफर्म्ड है। इसके बाद जो अल्टरनेटिव करंट है मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है वो एसी से आए। एंड इसके बाद रे ऑप्टिक्स से भी मोस्टली चांसेस है कि आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए, वरना एक तो आ ही रहा होगा। और एक और मैं आपको बता दूं कि रे ऑप्टिक्स जो है 2024 में एक ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे गए थे रे ऑप्टिक्स से। तो कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली। एंड इसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है सबसे ज्यादा इजी सेक्शन पूरी इंटायर फिजिक्स सिलेबस में, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, जो कि खुद अपने आप में इजी बन चुका है क्योंकि ट्रांजिस्टर इससे डिलीट हो चुका है। और यहां से मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके आ रहे होंगे। तो ये केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ये आप मतलब जब भी इन चैप्टर्स को आप करते हो, जब भी आप कोचिंग के अंदर हो, जब भी आप बैच से पढ़ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे काफी जो फोकस होके आप पढ़ाई करें। और जितने ये चैप्टर्स बाकी के बचते हैं, देखो मूविंग चार्जेस एंड फील्ड जो है, मैग्नेटिज्म जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है डेफिनेटली। लेकिन सिंस फिजिक्स में यदि आपको 80 या 90 मार्क्स चाहिए तो मैंने आपको बोला है आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और कैसे कंप्लीट होना चाहिए? फॉर्मूले जो है वो आपके कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्मूले की जो टर्म्स हैं वो आपकी क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। अब बात आती है कि फिजिक्स करना कैसे है। आप वन शॉट भी देख सकते हो, आप फुल लेक्चर्स भी देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चैप्टर कंडीशन। मतलब यदि आपने पहले जो चैप्टर है वो कर रखा था लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो आप भूल गए हैं, या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए थे, तो उसमें आप फिर से फुल लेक्चर मत देखो, आप उसमें वन शॉट देख सकते हो। और फिजिक्स के जो वन शॉट है वो आप बाउंस बैक सीरीज से देख सकते हो या फिर मंजिल सीरीज से देख सकते हो। और ऐसे चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, एंड साथ ही में वो आपने बिल्कुल भी कवर नहीं किए हैं, तो उनमें आपको फुल लेक्चर्स देखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम के अंदर। एंड जो पीवाईक्यूज हैं वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर गेटिंग 80 मार्क्स इन फिजिक्स फ्रॉम 2019 टू 2024। ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि 24 के छोड़ देना, उनको आप टेस्ट की तरह दे देना, लेकिन 2019, 20, 21, 22, 23 के जो पीवाईक्यूज है और 24 के आप टेस्ट की तरह दोगे, मतलब वो भी आप कर रहे हो, तो 19 से लेकर 24 तक मतलब पिछले 6 साल के जो पीवाईक्यूज हैं मोर देन सफिशिएंट है। कोई टीचर या फिर कोई और यूट्यूब पे दूसरे भैया या दीदी लोग बोल रहे हो कि सफिशिएंट नहीं है, तो मैं बीइंग अ 90 मार्क्स स्कोरर मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके मोर देन सफिशिएंट है। पहले पीवाईक्यूज खत्म करो, उसके बाद कुछ और देखना, और डायरेक्टली थ्योरी पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यूज करो, क्योंकि पीवाईक्यूज आपके पास अनलिमिटेड है। तो थोड़े बहुत यदि आप सॉल्यूशन से भी देखते हो तो आपके पास और भी बचे हुए हैं बिना सॉल्यूशन देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, और भी काफी पीवाईक्यूज आपके पास बचे हुए हैं। तो कुछ सॉल्यूशन के साथ कर लो और कुछ जो है वो बिना सॉल्यूशन देखे कर लेना। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मस्ट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस लेक्चर देखेंगे या फिर उसमें लॉन्ग नोट्स बनाते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें डाल देंगे। नहीं, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें मैंने बोला क्या है, फॉर्मूले जो है केवल उनको लिखो, फॉर्मूले की जो टर्म्स है वो क्लियर रखो और केवल फॉर्मूले लिखो। और क्वेश्चंस अवॉइड करो, क्वेश्चंस मत लिखो अपने नोट्स के अंदर, वरना उनको तुम कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। याद रखना, जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल सॉल्व करने के लिए बने होते हैं, वो लिखने के लिए नहीं बने होते हैं। तो क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करो एंड अपने नोट्स में केवल फॉर्मूले लिखो। और एक और चीज है, फॉर्मूला कोई भी मत छोड़ो, जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं सारे लिख डालो शॉर्ट नोट्स के अंदर, चाहे वो 5 पेज में बने या फिर 6 पेज में बने। शॉर्ट नोट्स मतलब केवल फॉर्मूले एंड सारे फॉर्मूले, रिमेंबर कोई भी चैप्टर है सारे फॉर्मूले। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप वन शॉट और फुल लेक्चर्स देख रहे हो तो टीचर जो भी क्वेश्चन कराते हैं उनको तो आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है, लेकिन यदि आपको रिकॉर्ड में रखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और वैसे आप रिकॉर्ड में रख सकते हो कि कभी यदि भूल गए तो आप वापस अपने फोन में देख सकते हो। लेकिन नोट्स में क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, केवल फॉर्मूला लिखना है नोट्स। तो ये फिजिक्स की स्ट्रैटेजी थी। मैं कह सकता हूं कि अगले 4 महीने के अंदर अंदर आप फिजिक्स में इतना कर सकते हो, फॉर्मूले करना है, पीवाईक्यूज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, दैट्स इट।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेईई मेंस में मेरा ऑलमोस्ट फुल स्कोर था, और मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जेईई मेंस में जो पूछी जाती है वो आपकी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। आपको कोई भी रिएजेंट, देखो अल्टीमेटली आपको भी पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें रिएजेंट का अल्टीमेटली पूरा रोल है। यदि आपको रिएजेंट का फंक्शन पता है कि रिएजेंट क्या काम करता है, वो यदि आपको पता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो बना लोगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी जो रिएजेंट है जो कि पेपर में आपका पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से बाहर से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए। तो यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर करनी है, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम में, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप पार्टीशन कर दो। आप दो पार्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड कर दो, जिसमें पहला जो पार्ट है वो आपका आ जाता है बेसिक्स वाला, और पार्ट 2 में जो है वो आप क्लासेस पढ़ते हो। अब क्लासेस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो बेसिक्स होते हैं ना, ये आप क्लियर करो। मतलब आप एक चीज ये समझो कि जितना एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसका जो 30% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहां से पूछे जाएंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जीओसी से, मतलब जिसमें आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म पढ़ते हो जिसमें आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, मतलब एनांशियोमर्स डायस्टीमर्स वगैरह पढ़ते हो आप, बहुत सारे 3D कॉन्फ़िगरेशंस आप पढ़ते हो, बहुत सारे आप प्रोजेक्शंस पढ़ते हो, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं जैसे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आई प्लस एम माइनस एम, ये जो इफेक्ट्स पढ़ते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, मोस्टली 4 क्वेश्चन जो है वो आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये 30% है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये 30% वेटेज रखता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट 1 में सबसे पहले आप बेसिक कर लो, एंड इसके बाद डू रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में जितनी भी आपकी एडिशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, SN1 SN2 SNI, सारी जो रिएक्शंस हैं वो आपको आना चाहिए। एंड साथ ही में इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस नाम का जो चैप्टर होता है, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जो कि अनुपम गुप्ता सर ने पढ़ाया है, उसको आपको देखना है। एक्चुअली में ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके बेसिक्स है, और बेसिक्स को बिल्ड करने में आपको जितना भी टाइम देना है आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार आपने ये बेसिक बना लिए, मतलब मैंने भी यही किया था, एक बार ये आपके जो बेसिक्स बन जाएंगे ना, जितने भी फिर एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स आते हैं ना उनको एक्चुअली क्लासेस बोलते हैं। अब वो क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो क्लासेस हैं ये आप काफी जल्दी और इजीली कवर कर लोगे। बस अपना जो फोकस है वो इन चैप्टर्स पर कवर कराने पे लगा दो, जिसमें स्पेशली जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात यह आती है कि ये जो बेसिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं ये आप कहां से कर सकते हो। तो यदि आपको फुल लेक्चर्स देखना है, और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इनमें फुल लेक्चर्स देख लो, क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी इनमें आप वन शॉट देख सकते हो। तो वो आप अनअकैडमी 2.2 एंड 3.2 के लेक्चर्स देख सकते हो, जिसमें अनुपम गुप्ता सर ने काफी अच्छे तरीके से चीजें ये पढ़ाई हुई है। मैंने भी पर्सनली उन्हीं से इन चीजों को पढ़ा था। अब बात करते हैं कि पार्ट 2 को किस तरीके से करना है। देखो क्लास 10th में एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उस चैप्टर में अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था होमोलोगस सीरीज का, मतलब ऐसी सीरीज जिनको जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको अपन होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो आपका एक्चुअली क्लास 10th में अपन ने केवल होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स देखे थे, और जो क्लास 12th है उसमें होमोलोगस सीरीज जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है, मतलब उसको थोड़ा और डेप्थ में जो है चीजें बताई गई हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो एक्चुअली में क्या है कि जो पार्ट 2 है उसमें आपकी क्लासेस है, उन्हीं को अपन क्लास भी बोल सकते हैं। जैसे जो अल्केन है वो आपकी क्लास है, क्यों? क्योंकि इसको जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको भी पता होगा कि जो अल्केन्स होती हैं इनको CnH2n+2 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो अल्कीन्स होती हैं CnH2n में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो अल्काइंस होती हैं वो आपकी CnH2n-2 में रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि 10th में अपन ने केवल एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अब सिंस 12th क्लास में आए हैं तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया गया है क्लास 12th के सिलेबस में। तो वही चीज है कि ये जो क्लासेस है ना आपकी अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, हेलोअल्केन, हेलोअरीन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, फेनोल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये सारी आपकी क्लासेस हैं। दिस इज योर पार्ट 2। अब एक्चुअली में यदि आप जब एनसीईआरटी पे जाओगे तो इन क्लासेस में आपको केवल 3 चीजें पढ़ना है पर क्लास। मतलब जैसे यदि आप अल्केन्स पढ़ रहे हो तो अल्केन्स में आपको अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, मतलब अल्केन्स जो होती है वो बनती कैसे है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, और अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। दैट्स इट।
अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 12 क्लासेस है ना, सारी 12 क्लासेस में केवल एक ही ट्रेंड फॉलो होगा। जैसे जब आप अमाइंस पढ़ने जाओगे तो अमाइंस में भी आपको तीन चीजें मिलेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और एक और चीज बता दूं, हर क्लास में केवल 3-3 4-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और 3-3 4-4 केमिकल रिएक्शंस है। दैट्स इट। तो आप खुद एक चीज समझ लो कि जब क्लासेस जो है वो इतनी इजी है, वो आप बहुत स्पीड में कवर कर लोगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि इन क्लासेस को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है। मतलब आप क्या करो, मैंने बोला था पार्ट 2 में डिवाइड कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पार्ट 1 में जो आपके बेसिक्स होते हैं, जिसमें आप जीओसी वगैरह पढ़ते हो, उसको अच्छे से मास्टर कर लो। बाकी ये जो सारी जो क्लासेस हैं आप वन शॉट से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन शॉट आप देखो, वन शॉट आप देख सकते हो साक्षी बुरा मैम के वांसवेक सीरीज से, और साथ ही में आप मंजिल सीरीज की भी आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है। वन शॉट के बाद आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। सब कुछ स्किप कर दो आप। एनसीईआरटी में केवल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है वो पढ़ लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी हुई है वो पढ़ लो, और केमिकल रिएक्शन जो है वो पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, वन शॉट भी देख लिया। इसके बाद साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है। ऐसे A4 साइज एक पेज लो, उसमें ऊपर डालो हेलो एल्केन, जो कि एक क्लास है। उसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि कुछ खास नहीं होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, एंड केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 3-3 4-4 रिएक्शन होंगी हर क्लास में। तो मतलब आपके 14 से 15 पेजेस में सारी क्लासेस और उनकी रिएक्शंस जो है वो आ जाएंगी, और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो विद इन 1 मंथ आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस करना है जी मींस की पीवाईक्यूज। समय आपके पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो पीवाईक्यूज हैं 2019 टू 2024 मोर देन सफिशिएंट है, बस आप इतने कर लेना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको इस तरीके से करना है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर दीज चैप्टर, फॉर दिस क्लासेस। ठीक है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर बच रहा है, वो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, आप इन क्वेश्चंस को पॉज करके पहले पढ़ो। हो सकता है कि आपने अभी ये जो सिलेबस है ये कवर ना किया हो, लेकिन जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे आपको पता चलेगा कि ये केवल और केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी एनसीईआरटी की वैल्यू समझो कितनी है, और इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फास्टेस्ट तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यदि अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें आप सबसे पहले क्वांटम नंबर्स प्लस पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ते हो आप। रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। एंड इसके बाद पीरियोडिक टेबल जो है, जिसमें आप 4 ट्रेंड पढ़ते हो, एटॉमिक रेडियस का, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये जो 4 ट्रेंड है बहुत ज्यादा सिंपल ट्रेंड्स हैं, स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस हैं आपके, जो कि टीचर आपको कोई भी बता देगा, और 3 से 4 पेज के अंदर आपके नोट्स बन जाएंगे, और आप इस चैप्टर को विद इन 1 वीक बहुत जल्दी तरीके से तैयार कर सकते हो विद प्रैक्टिस। एंड ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एंड इसके बाद यदि मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, यदि आप इन दोनों चैप्टर को देखोगे तो ये पूरी केमिस्ट्री के सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, जहां से आपके कंफर्म्ड 5 क्वेश्चन जो है वो आपकी सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे दोनों चैप्टर से। और इन दोनों चैप्टर की खास बात ये है कि इन चैप्टर्स में केवल थ्योरीज भर भर के रखी हुई हैं। जैसे यदि मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मिल जाएगी, आपको फजांस रूल मिल जाएगा, वो भी तो एक थ्योरी ही है। आपको इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, वो भी एक थ्योरी है। इसके बाद आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थ्योरी मिल जाएगी, बीएससीपीआर, वो भी एक थ्योरी ही है। एंड इसके बाद जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, आप बर्नर थ्योरी पे जाओगे, वो भी थ्योरी ही है। क्रिस्टल फिल थ्योरी है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन दैट्स आल्सो अ थ्योरी। तो आप ध्यान से देखो तो जो केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपकी मोस्टली थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ते हो, जिसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हो। ये सारी चीजें जो है मोस्टली कुछ ना कुछ थ्योरीज के रिगार्डिंग इर्द गिर्द पूरा जो चैप्टर है वो घूमता रहता है, दोनों चैप्टर। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद जो आपका DNF ब्लॉक है, जिसमें आप सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, ठीक है ना, कलर ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन वगैरह पढ़ते हो, आप कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हो, काफी चीजें पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह फाइंड आउट करना। एंड इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं, जिसमें से पहला है आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों कंपाउंड्स को यदि आप एनसीईआरटी में जब आप खोलेंगे तो केवल 2 पेज में लिखा हुआ है। और DNF ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो KMnO4 और K2Cr2O7 से एक क्वेश्चन पूछे, एंड आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वहां से एक क्वेश्चन पूछे। और इसके बाद इन दोनों जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में आपको बस क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, एंड इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। एंड इसके बाद आपके पास आ जाता है F ब्लॉक। F ब्लॉक में आपको कुछ नहीं करना है,
बस आप डायरेक्ट एनसीईआरटी खोल के भी पढ़ लेते हो तो ठीक है, बस जो आपके जो पीरियड्स है ना उनके बस आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए, दैट्स इट। तो एफ ब्लॉक के बस एलिमेंट याद करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एक्सेप्शन है वो बस आप याद कर लो, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप पर बन जाएंगे। इसके बाद जो पी ब्लॉक है वो आपको भी पता है मोस्टली डिलीटेड है, और मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है तो आप वैसे भी बहुत आराम से पी ब्लॉक के क्वेश्चंस बना लोगे, या फिर बहुत जल्दी इस चैप्टर को आप कवर कर सकते हो। एंड इसके बाद जो सॉल्ट एनालिसिस होता है इसको आप केवल एनसीईआरटी से पढ़ लो, जो कि लेसन टेस्ट आपके जो क्लास 11 में जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके पीछे आपको एक लेसन टेस्ट मिल जाएगा, बस आप वो पढ़ लो, बाकी जो है वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। कटायन अनायंस जो होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हो, बस इसमें आप लेसन टेस्ट पढ़ लेना, वहां से जो क्वेश्चन है मोस्टली आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पूरे सिलेबस में, इंटायर जेईई मेंस के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है तो वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। क्यों? क्योंकि यदि आप ये कर लेते हो तो यहां से भी वही आपके 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यदि आप पर बनते हैं तो आप सेकंड्स के अंदर बना लोगे, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है पेपर के अंदर। आप सोच के देखो, जब आप इतना प्रेशर में होंगे वहां पे, और जब आप +4 मार्क्स जो वो ऐड कर पा रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको 9 से 10 क्वेश्चन, मतलब आप ये मान सकते हो कि 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। अब बात ये आती है कि इनको करना कैसे है। तो आपको सबसे पहले तो लेक्चर्स देखना है, या फिर आप वन शॉट भी देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चैप्टर कंडीशन। एंड इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब देखो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वांटम नंबर में पढ़ना, डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ना, पी ब्लॉक में पढ़ लेना, एंड बस इन्हीं चैप्टर में आप सॉल्ट एनालिसिस में जो लेसन टेस्ट बताया वो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। इन्हीं चैप्टर में बस आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, बाकी नहीं है। एंड इसके बाद आपको नोट्स बनाना है। मैंने आपको बोला कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कहीं ना कहीं आप नोट से ही मास्टर कर सकते हैं। एंड इसके बाद प्रैक्टिस में आप डायरेक्टली जेईई मेंस की पीवाई यूज करो फ्रॉम 2019 टू 2024, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास टाइम कितना है। आप पिछले 4 साल के भी कर सकते हो, अदरवाइज आई विल जस्ट सजेस्ट कि इनऑर्गेनिक में थोड़ी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप पिछले 6 साल के कर लो, क्योंकि काफी स्पीड में आपके क्वेश्चंस ये कवर हो जाते हैं, और इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को इजिली मास्टर कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखो, यदि फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो मोस्टली जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स में मैंने बोला था कि आपको फॉर्मूले किस तरीके से टर्म्स बाय जो वो क्लियर करने हैं, तो वैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में काम करना है, क्योंकि इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो मोस्टली इंटीजर टाइप्स में रखे जाएंगे, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए। तो यदि आप चाहते हो कि आप फिजिकल के क्वेश्चंस कर पाए तो जो भी फॉर्मूले है ना उनको मास्टर कर लो, उनकी जो टर्म्स है ना उनको इन डेप्थ से समझने की कोशिश करो। और फिजिकल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक फिक्स मेथड पे जो है वो बेस्ड होते हैं, तो आप उनको करो। आप सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन कौन से आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें 8 चैप्टर जो है वो आपके आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मूल कॉन्सेप्ट जो होता है ये फंडामेंटल चैप्टर है, और ये आपको करना ही चाहिए, जिसमें आई थिंक आप बहुत स्पीड में भी कर लेते हो। आप मोलारिटी पढ़ते हो, मोलालिटी पढ़ते हो, स्टोइकियोमेट्री वगैरह पढ़ते हो, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पढ़ते हो, तो ये चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये भी एक फंडामेंटल चैप्टर है, और कहीं ना कहीं इसमें क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी आप इनऑर्गेनिक के लिए कवर करोगे ही, और बाकी जो एटम वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, तो ये तो करना ही है। थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें आप क्या कर सकते हो कि हीट प्लस वर्क जो है ना, जो कि फिजिक्स में कॉमन है, वो आप कर लो, और थर्मोकेमिस्ट्री आप छोड़ देना। टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ये चैप्टर छोड़ सकते हो। इसके बाद जो इक्विलिब्रियम है इसमें आप केवल केमिकल कर लो, आयनिक आप छोड़ सकते हो, यदि आपने पहले नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें जो ऑक्सीडेशन और बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है ये कर लो, क्योंकि आपको देखो एक कोई ना कोई एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ सकती है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, लेकिन जो एन फैक्टर और जो इक्विवेलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप छोड़ सकते हो, टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद ये 12th के चैप्टर्स हैं, तो यदि आप क्लास 12th में हो या फिर बोर्ड एग्जाम है आपका तो आप इन तीनों चैप्टर को कर लेना। एंड यदि आप ड्रॉपर हो तो आप इसमें कोई भी एक चैप्टर जो है वो छोड़ सकते हो, बस आप इलेक्ट्रो मत छोड़ना, बाकी सॉल्यूशन भी कर लेना, और चाहो तो वन थॉट देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो है वो भी खत्म कर देना। अब कैसे करना है वो बताता हूं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मोस्टली फिक्स्ड फॉर्मूले पे आ रहे होंगे और फिक्स्ड मेथड पे आ रहे होंगे, और इंटीजर टाइप्स में ज्यादातर रखे जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, और जिसमें आपको पता है कि आप 10 में से आपको 5 ही करने हैं। तो आपको करना क्या है कि आप लेक्चर्स या वन शॉट डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आप देख सकते हैं। यदि आपने पहले कर रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप केवल वन शॉट देखो, और आप साक्षी बुरा मैम के वन शॉट देख सकते हो या फिर मंजिल सीरीज के।
एंड इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जिसमें आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स में आपको ये जो मेथड्स हैं और ये जो फॉर्मूले है ना, वो आपको लिखते चले जाना है। एंड केवल आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और केवल यदि पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज भी यदि आप कर लेते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जितने क्वेश्चन बनाना है फॉर द 99 परसेंटाइल आप इजीली बना लोगे। और इस तरीके से आपके डेफिनेटली पूरी जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, पूरी केमिस्ट्री यदि आप मिला लोगे तो मैं कह सकता हूं 4.5 महीने यदि आप पर डे 4 घंटे भी और केमिस्ट्री को देते हो तो आप मास्टर कर लोगे और वो 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो, जिससे आपका 99 प्लस परसेंटाइल जो वो बन जाएगा जेईई मेंस की केमिस्ट्री में। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है मैथमेटिक्स, उसकी मैं बात करूं उससे पहले 4 चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो डोंट थिंक अबाउट 99 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। 99 परसेंटाइल के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। यदि आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है तो आप केवल पढ़ते चले जाओ, क्योंकि यदि आप पढ़ते जाते हो तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप 96 97 भी बना लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 96 जो 97 होगा ना, उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ दोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ही लाओ, आप जितना भी परसेंटाइल लाते हो एक अच्छा लाओ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप सोच के देखो, यदि आपने हार मान ली है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 75 80 परसेंटाइल बनता है तो फिर आपका पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, ना आप सेकंड अटेम्प्ट के काबिल रहोगे, ना जेईई एडवांस के, और ना ही बोर्ड के काबिल रहोगे। इसलिए आप 99 परसेंटाइल के बारे में मत सोचो, बस पढ़ते जाओ, क्योंकि यदि 96 97 भी आएगा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेकंड में फोड़ दोगे। एंड इसके बाद मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो होते हैं वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हो सकता है 160 पे 99 बन जाए, मैं प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनके 160 170 मार्क्स पर 99 बन गए, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके 200 मार्क्स आए थे और उनका 99 परसेंटाइल नहीं बना। इसलिए कह रहा हूं लक मैटर करती है, बिल्कुल भी हार मान के मत बैठो, लक मैटर करती है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। मेहनत करते चले जाओ, क्योंकि मेहनत के साथ लक काम आती है। हो सकता है आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो आपकी शिफ्ट में पूछ लिए जाएं, हो सकता है 170 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बन जाए, लक मैटर करती है। इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यदि आप हार मान के बैठ गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लक मैटर करती है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल टोटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड इसके बाद फोर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन माय पर्सनल मेंटोरशिप। अभी आपके पास जितना टाइम है, मैं तो कह रहा हूं आप 99 क्यों सोच रहे हैं, आप ये भी तो सोचो आपका 97 98 बन जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कितना अच्छा रहेगा। और बिना किसी गाइडेंस के आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। आपने मेरी ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो देखी है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस मेंटरशिप का जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है, आप मुझे डेली कॉल कर सकते हैं, आप वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, आपका जो भी जो बैकलॉग्स हैं, जो टाइम टेबल, वो सारी चीजें जो है वो मैं इस मेंटरशिप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये 4 महीने का कोर्स है, अभी 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने इसका प्राइस रखा है वो टोटली वर्थ इट है। मैं जितना टाइम आपको दे रहा हूं उस टाइम के हिसाब से वो टोटली वर्थ इट है प्राइस, और काफी कम है, आप इजीली उसको पे कर सकते हैं। तो आप मेरी मेंटरशिप में जरूर ज्वाइन हो जाएं यदि आपको एक अच्छा परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए है तो। अब इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जो कि 99% जेईई एस्पिरेंट का वीक होता है, और एक्चुअली में ना मैं एक ही सजेशन आपको दूंगा, वो ये है, वो है एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट कर लो कि जो मैथ्स है वो आपकी वीक नहीं है। मैथ्स में आपको कुछ स्पेशल टेक्निक लगा के मार्क्स लाने हैं, और आप इस लिमिटेड टाइम में वो मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, अपने आप को पहले आप एनालाइज करो। यदि आप जेईई मेंस में जो मैंने स्ट्रैटेजी अभी आपको बताई है, उस स्ट्रैटेजी को यदि आप अगले 4 महीने फॉलो करते हैं तो आप फिजिक्स में 80 प्लस ला सकते हैं, और केमिस्ट्री में भी आप 80 प्लस ला सकते हैं। मतलब तुम्हारे पास 4 महीने बचे हैं, सबसे ज्यादा जो फोकस है वो अपना फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर रखो। मैं कह रहा हूं अपने दिन को तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिजिक्स और केमिस्ट्री हर दिन पढ़ो, जिससे कि 80 प्लस दोनों में आ जाए, और बस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो आप मास्टर कर लो, और जिससे आपके मैथ्स में 40 मार्क्स आ जाएंगे। और 40 मार्क्स पर आपका मैथ्स में 98.5 परसेंटाइल जो है ना वो गारंटीड बन जाएगा। और एक और मैं बहुत सिंपल चीज मैं बता रहा हूं, यदि मैथ्स में आपको 99 परसेंटाइल चाहिए है तो ऑलरेडी मैंने मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी है वो अपलोड कर दी, ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन मैथ्स में यदि आपको 40 मार्क्स चाहिए है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दो और केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप मास्टर करो, जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में खुद किया था, और वहां से आप 40 मार्क्स इजिली मैथ्स के अंदर ला सकते हो। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, इन चैप्टर में आप पहले ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका जो स्ट्रेट लाइन है और जो वेक्टर्स एंड 3D है, इन दोनों चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे।
और ये जो 5 चैप्टर आपके जो अलजेब्रा के हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां से 1 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज जहां से 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी दोनों चैप्टर से मिला के आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इसके बाद फंक्शन जो है वहां से 1 से 2 क्वेश्चन, लिमिट से आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडेफिनिट आपको करना चाहिए जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को मास्टर कर पाए, वहां से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। यदि मैथ्स में आपको 40 मार्क्स चाहिए हैं तो केवल आप ये चैप्टर्स कर लो। आप काउंट कर सकते हैं कि यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और केवल इतने क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं अपनी शिफ्ट के मैथमेटिक्स सेक्शन में। और यदि आप इतना सही कर लेते हो तो आपके मैथ्स में 40 मार्क्स आ जाएंगे, 80 फिजिक्स में, 80 केमिस्ट्री में और 40 यदि आप मैथ्स में ला लेते हो टोटल 200 बनेगा और आपका ड्रीम परसेंटाइल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं आप उनको छोड़ दो और केवल इन चैप्टर को आप मास्टर करो और इनके लिए आप लॉन्ग लेक्चर जो है वो देखना। और यूट्यूब से यदि आपको देखना है तो ब्लाइंडली निशांत बुरा सर के आप देख सकते हो। कुछ चैप्टर यदि आपने पहले कर रखे हैं लेकिन उनकी थ्योरीज यदि आप भूल गए तो आप निशांत बुरा सर के बाउंस बैक सीरीज से वन शॉट देख लेना। और केवल जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। 2021, 22, 23 और 24 पिछले 4 साल के भी कर लेते हो तो काफी अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस हो जाएंगे। सिंस कम चैप्टर मैंने बोले हैं इसलिए आप पिछले 6 साल के भी पीवाईक्यूज करते हो तब भी काफी अच्छी बात है और केवल शॉर्ट नोट्स बना लेना है, रिवाइज करते रहना एंड इस तरीके से मैथ्स में आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। अपना मैक्सिमम जो टाइम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर दो और इन चैप्टर्स को मैथ्स में मास्टर कर लो, डेफिनेटली आप अपना ड्रीम परसेंटाइल जो वो ला लेंगे। तो ये वो स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर फॉलो की थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और यदि आपको मेरी कंटेंट, मेरी सजेशंस, मेरी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो पसंद आती है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। अभी भी आपके पास काफी अच्छा टाइम है। जो प्राइस है मेंटरशिप का वो काफी कम है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।